इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक जो है ये वैसे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इसमें भी जस्ट लाइक जैसे कल हमने डिस्कशन शुरू की थी एरिया पे, तो इसमें भी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आमतौर पे आप लोग मिक्स करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले वो कन्फ्यूजन दूर कर ली जाए। मैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ लिखता हूँ, लाइक आपके पास एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी तरह से एक टर्म इस्तेमाल होती है पोटेंशियल डिफरेंस, और एक टर्म इस्तेमाल होती है पोटेंशियल ड्रॉप, और एक टर्म इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको ईएमएफ का नाम दिया जा सकता है। ये चार मैंने चीज़ें लिखी हैं, इनके मोर और लेस ये रिलेटेड टू ईच अदर हैं, ये भी कह सकते हैं, और इनमें आप आमतौर पे कन्फ्यूजन भी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डिफ़ाइन किया जाए इसको, तो इस तरह से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी या द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये मैंने डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर आपसे मैंने पूछना है यही कि क्या इसमें कोई खामी है या कि ठीक है, देन हम उससे डिस्कशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, द एनर्जी possessed by a unit charge in the electric field। और भी इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हम कर सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, वो ठीक है या गलत है। हाँ जी, आप लोगों का क्या ख्याल है? पहली जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है, इसमें रेफरेंस पॉइंट नहीं इवन कि कहाँ से आप लेके हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, बेसिकली जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो सेम चीज़ें ही हैं, लेकिन तो उसका रेफरेंस पॉइंट भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें हम एक पॉइंट फील्ड के अंदर लेते हैं और एक फील्ड से बाहर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, चले बताते जाएं। ये असल में यही डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूँ। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ जी, एक एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी है, वही सब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एब्सोल्यूट। यानी कि इसके साथ ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, मज़ीद कंफ्यूज करेंगे एब्सोल्यूट। जी, और कोई? अच्छा चलें, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना तो ज़रूरी है, ये तो बात तय है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक सिंपल सी एग्ज़ांपल लूँ, मैं अगर कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और ये पेजेस हैं, मैं कहता हूँ कि पेजेस का जो वेट है वो ज़्यादा है, पेन का वेट कम है, तो लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बैग की बात करूं, मैं कहूँगा ये
उन पेजेस से भी ज़्यादा भारी है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में ये जो टेबल है इसके बारे में बात की जा सकती है, ये उससे भी ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो जब भी आप पोटेंशियल की या पोटेंशियल एनर्जी इवन इसकी बात कर रहे होते हैं तो आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीज़ों का, यानी कि एक चीज़ को आप रेफरेंस बना रहे होते हैं और दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं उसके साथ। लाइक मैंने कहा कि जी इन पेजेस का जो है वेट ज़्यादा है और इस पेन का कम है, तो बेसिकली मैं इस पेन के कंपैरिजन में मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हैवियर है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एब्सोल्युटली हैवी है, ये सबसे ज़्यादा हैवी है, इससे हैवी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो एक आप पॉइंट फिक्स कर रहे होते हैं जिसको आप एब्सोल्यूट पॉइंट का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन उस एब्सोल्यूट उसके पोटेंशियल को एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम देते हैं। अब वो कहाँ से आप ले रहे होते हैं? आमतौर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इवन ग्रेविटेशनल फील्ड में भी बात करते हैं तो एक पॉइंट फार अवे लेते हैं, ठीक है, जिसको कॉमनली हम ये कह देते हैं कि वो इन्फिनिट पॉइंट है, और उसके कंपैरिजन में एक फाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। तो इन्फिनिट पॉइंट पे क्योंकि पोटेंशियल बन जाता है ज़ीरो, ठीक है, तो दैट्स वाई वो फिर आप कह लें कि उसको इग्नोर भी कर दिया जाए, उस पोटेंशियल को, उसको इस डिस्कशन में ना भी शामिल किया जाए, तो एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल आप डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आप उस वक्त भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस ही ले रहे होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट उसमें इन्फिनिट ले रहे होते हैं, दूसरा आप फाइनाइट पॉइंट ले रहे होते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट का जो आप पोटेंशियल ले रहे होते हैं उसको कहा जा सकता है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और जब आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, उन दो पॉइंट्स के एब्सोल्यूट पोटेंशियल का ही आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको नाम दिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब फर्दर मैं एक डायग्राम बना के ये डिस्कशन करता हूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। लाइक आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है जिसके ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और एक ऐसी प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके दरमियान आप क्या करते हैं, या आप कह लें कि यहाँ पे आपने एक रखा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखते हैं, तो ये प्लेट इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है, और ये ख़ुद ब खुद मूव करके नीचे चला जाएगा। और नेचुरली हम आमतौर पे देखते हैं कि ऐसा ही है, ये बाय नेचर मैंने बनाया है कि इस पेन को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो इसका ट्रेंड है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और ये बाय कन्वेंशन है कि पॉजिटिव को आप आमतौर पे हाई पोटेंशियल कहते हैं, नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर हम इन दो प्लेट्स का जिक्र ना करें और अगर हम ये कहें कि सिर्फ ये एक किसी चार्ज को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो इस सिंगल चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी आप उसको कह सकते हैं। अब सिमिलरली अगर कोई ऐसा चार्ज है जिस पे नेगेटिव पोलैरिटी है और इसको आप मूव करवाना चाह रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूव करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्क किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट दी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब इस पर वर्क करना पड़ेगा इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि इस पर वर्डन करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज तो खुद ब खुद चला जाएगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद, पॉजिटिव लेंगे, सॉरी, हम टेस्ट चार्ज आमतौर पे हम क्योंकि पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर पॉजिटिव का मूव करवाना चाह रहे हैं आप अपवर्ड, ठीक है, इन दैट केस आपको वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जब ये था एट लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, तो इसका कोई ना कोई उस वक्त भी पोटेंशियल था, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आमतौर पर यूँ देता हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल कितना, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जाए, इस वक्त यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। और अगर मैं टेबल पे खड़ा हो जाता हूँ फिर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिसको हम ज़ीरो कह रहे हैं वो भी एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में आप लॉन में चले जाएं, लॉन की हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो
उसके कंपैरिजन में मेरा पोटेंशियल जो है वो हाई है, ठीक है। और अगर लॉन में भी चले जाते हैं, आप उसको एज्यूम कर रहे हैं कि वो ज़ीरो है, वहाँ पे आप एक गड्ढा खोदना शुरू हो जाएं, ठीक है। गड्ढे के अंदर जब चले जाएंगे उसका पोटेंशियल लो हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़ीरो है पोटेंशियल, ठीक है। तो लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगी, उसको नाम दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब दो पॉइंट्स का फ़र्क ले रहे होते हैं उसको नाम दे दिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। जी, ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म है और दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फ़र्क ले ले तो वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, या पूरा नाम इसका लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगली टर्म पे आ जाते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप। ये भी एक टर्म यूज़ की जाती है। इसके लिए मैं एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ उसमें समझ आ जाएगा। लाइक आपके पास एक रेजिस्टर है, ठीक है। वैसे तो अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं स्टार्ट की, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये टर्म ताकि आपको क्लियर हो जाए देख लेते हैं। ये अगर रेजिस्टर है, ठीक है, और ये आपके पास बैटरी है, और इस पे चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसकी जितनी कैपेसिटी, ठीक है, इन रफ वर्ड्स आप कह सकते हैं कैपेसिटी, वैसे तो इसको ईएमएफ का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जितनी कैपेसिटी है उसको आप कह देते हैं ई, और यहाँ पर जितनी आप कह लें कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कंज्यूम होने वाली है उसको वी कह देते हैं। और ये जो वायरिंग है या कंडक्टर्स हैं, तो इसमें जितनी खर्च होगी उसको आप वी स्मॉल आर कहते हैं। लाइक ये वी स्मॉल आर, इसको वी कैपिटल आर, अगर इस रजिस्टर की वैल्यू आर है। तो ये तीन मैंने मुख्तलिफ टर्म्स लिख दी हैं, ये तीन डिफरेंट नोटेशंस हैं जो कि बेसिकली पोटेंशियल को ही शो कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के पोटेंशियल्स हैं आप ये कह लें। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा? ये वाला ईएमएफ होगा। ईएमएफ। बाकी पोटेंशियल ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर हम कॉमन लाइफ में इसकी एग्जांपल लेना चाहें, पंप कैसे काम कर रहा होता है ना कि पानी को लो पोटेंशियल से उठा के हाई पे लेके जाता है, और बैटरी भी यही काम कर रही होती है कि चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाती है और हाई की तरफ लेके जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक सेल है, ये बैटरी है 3 वोल्ट की, और उसके साथ आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्ट कर दी है, तो क्या 3 वोल्ट सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे या कि कुछ बच भी जाएगा उसमें? जी, अगर एक बल्ब है, ठीक है, उसके साथ हमने कनेक्ट किया और वो बल्ब ऐसा है कि 1.5 वोल्ट खर्च कर रहा है और 3 वोल्ट का टोटल वो सेल है, तो अब 1.5 वोल्ट बच जाएगा या कि वो भी कंज्यूम हो जाएगा? 1.5 से कम बचेगा, यानी कि बचेगा ज़रूर नहीं बचेगा, फिर किधर जाएगा वो? लेट्स सपोज यही हम कह लेते हैं कि ये 3 वोल्ट है, ठीक है, ईएमएफ, और यहाँ पर जो खर्च होना है वो है लेट्स सपोज 1.8 वोल्ट, ये कर लेते हैं, और इस 3 में से 1.8 यहाँ पे खर्च होगा और बाकी रह गया 1.2, तो 1.2 वापस आ जाएगा इस बैटरी के अंदर। ये क्या होगा? एक ये सिंपल सा एक सर्किट है, ठीक है, एक रजिस्टर है या कह लें कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है, और ये एक 3 वोल्ट का सेल या 3 वोल्ट की बैटरी है, और ये इस तरह से वायर के थ्रू कनेक्ट है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है। उसमें मैंने लिख दिया कि वायर की रेजिस्टेंस में जो खर्च होने वाला है वो 1.2 है। चलें, 2 चीज़ें हम कह देते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं।
एक तो ये कि हमें पता है कि इसकी EMF 3 वोल्ट है, ठीक है, और दूसरा ये इसकी रेटिंग हमें पता है 1.8 वोल्ट है। तो क्या ये ठीक है या गलत है? बैटरी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती। बैटरी की ये अच्छा चलें, हीट एनर्जी में खर्च होगी फॉर एग्जांपल 0.2 वोल्ट, तो अब 1 रह जाएगी। पहले तो क्वेश्चन समझ लें, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी भी आपने EMF प्रोवाइड की, ठीक है, तो इस टर्मिनल से लेके घूम के वापस नेगेटिव टर्मिनल तक कोई पोटेंशियल बचेगा या नहीं बचेगा? सर हमने अप्लाई जी 3 वोल्ट किया है, तो बचने की मतलब कि इसमें कौन सी बात है कि डेसीपेट तो हमारे पास वो रेजिस्टेंस के क्रॉस ही होना है, जितना डेसीपेट वो 1.8 है आप कह रहे हैं, तो बाकी अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो उस पर 3 वोल्ट ही नहीं शो होगा। वोल्ट मीटर पे 3 वोल्ट नहीं शो होता। असल में होता क्या है, जो भी कंसेप्ट है इंटरनल रजिस्टेंस पे, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, किसी चीज़ को चाहिए 8 वोल्ट या 7 वोल्ट, जब हम चेक करेंगे उस चीज़ को लगा के बैटरी के वोल्टेज भी बैटरी पे 7 वोल्टेज आ रहे होंगे, यानी कि 2 वोल्टेज जो है ना इंटरनली वो डिसिपेट हो जाएंगे उसकी इंटरनल रजिस्टेंस पे, यानी कि बचेगा कोई भी नहीं। 3 वोल्ट हमने दिए। जब हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर नहीं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेजर EMF, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर पे 3 वोल्ट ही शो होगा, उस पर वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला काम है ना वो नहीं होगा। तो अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है EMF की, उसके लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाएगा। अब दूसरी बात कि वोल्ट मीटर अगर यूज़ करते हैं तो वोल्ट मीटर पे क्या होगा, वोल्ट मीटर पे 3 वोल्ट शो नहीं होगा, उससे कम शो होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि इन तीनों का अगर हम सम करें, दोनों का सम करते हैं तो वो ये EMF के इक्वल आएगा, यानी कि EMF इसका फार्मूला बनेगा V कैपिटल R प्लस V स्मॉल r, ठीक है, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा, आप कह लें EMF इज़ इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, ठीक है। अब I कैपिटल R, इसको क्या पोटेंशियल ड्रॉप कहा जा सकता है? जी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये उस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल इतना ड्रॉप हो गया है, ठीक है। और ये तो खैर इंटरनल रेजिस्टेंस का है, या आप लॉसेस भी इसको कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपने हीट लॉसेस की भी बात की, और भी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो असल तो पॉइंट हमारा ये टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करना था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। अब चौथा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। जी सर जो आपने क्वेश्चन दिया था आपने कि 3 वोल्ट है तो वो क्या वापस 3 वोल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, इसका आंसर ये है कि नहीं आएंगे, कुछ उधर ड्रॉप हो जाएगा, कुछ इंटरनल बैटरी की रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होगा। इन जो वायरिंग की हुई है ना, वायरिंग के अंदर भी तो चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको कहा जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ खर्च होगा। तो लेट्स अगर हम ये बैटरी की भी इंटरनल रेजिस्टेंस सर होती है, बैटरी की भी होती है, बिल्कुल होती से भी ड्रॉप होगा। है। ये इसको मैंने ये कह दिया कि अदर लॉसेस सारे जितने भी हैं, लेट्स अगर हम ये कहें कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और वो वायर का भी रेजिस्टेंस 0 है, सिर्फ वहाँ पे R कनेक्टेड है, तो फिर शो होगा कुछ ना कुछ। पहले बात ये कि ये आइडियल केस है जो आप कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। अगर आइडियल केस कंसीडर कर लेते हैं, उस सूरत में EMF और जो पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। मेरी रीडिंग हमें मिलेगी वहाँ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा, उस पे वोल्ट मीटर पे कह रहे हैं? नहीं, वोल्ट मीटर पे रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। वोल्ट मीटर पे रीडिंग उसी सूरत में होगी जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मीन 3 वोल्ट की बैटरी जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ लगाएंगे तो 1.8 वहाँ पर खर्च हो जाएंगे, बाकी जो 1.2 होगा वो हमें शो होगा। नहीं,
वोल्ट मीटर इसके बगैर काम ही नहीं करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बगैर। वोल्ट मीटर उसी सूरत में काम करता है जब कुछ वहाँ पे वोल्टेज खर्च होगी। हाँ, ईएमएफ मेजर करने के लिए दूसरा मैंने बताया है कि पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर लें। चलें, पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे तो फिर शो होगा यहाँ पे? फिर शो होगा कितना शो होगा? जितनी इसकी है बैटरी की ईएमएफ। 1.8 तो वहाँ पे कंज्यूम हो गया, तो ये 1.2 शो करेगा? नहीं, पोटेंशियोमीटर को आप इसके क्रॉस लगाना चाह रहे हैं? नहीं, इधर सेल के क्रॉस। सेल के क्रॉस तो जितनी इसकी ईएमएफ है उतनी ही शो करेगा। इसके अंदर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो शामिल नहीं होगा। पोटेंशियोमीटर इसको नहीं मेजर करेगा। 1.2 वोल्ट फिर कहाँ पे शो होगा? 1.2 वोल्ट कहीं पे भी शो नहीं होगा। अगर आप कहते हैं ना कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसको मेजर करना चाह रहे हैं, इसका तरीका यही होगा कि आप ईएमएफ मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर के ज़रिए और पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे वोल्ट मीटर के ज़रिए। दोनों का फ़र्क लेके आपको पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना ड्रॉप है। एक्सपेरिमेंटली जी। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फार्मूला देखा जाए इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ V ऑफ R इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल E डॉट dr। तो ये इसका फार्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। और इसको अगर आप ये इज्यूम कर लें कि ये इस तरह से पाथ है, क्लोज पाथ फ्रॉम A टू B। लेट्स सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो फ्रॉम A टू B ये मैंने इंटेग्रल लिखा है, ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ। इसको स्प्लिट कर सकते हैं आप 2 पार्ट्स में। इसको स्प्लिट इस तरह से किया जा सकता है कि अगर ये A से B है तो इसको V ऑफ लिखा जा सकता है B माइनस V ऑफ A, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल। अब इसके दरमियान कोई पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जिसको लेट्स सपोज O का नाम दे देते हैं। तो ये उस रेफरेंस पॉइंट से पहले B की तरफ हम जा रहे हैं, E डॉट dr, और फिर उस पॉइंट B से देन हम रेफरेंस पॉइंट से A की तरफ जा रहे हैं, E डॉट dr। वैसे तो ये होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं A टू रेफरेंस पॉइंट, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से ही मैंने ये शुरू कर लिया तो इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको अगर आप चाहें। और फर्दर आप ये मैं डेरिवेशंस नहीं कर रहा, कुछ स्किप कर रहा हूँ चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पर, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है माइनस इंटेग्रल A टू B नेगेटिव डेल V, ठीक है, डॉट dr। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, इस फार्मूले को। तो और फिर फर्दर आप यहाँ पर ये जो मैंने रिलेशन यूज़ किया यहाँ पर वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसमें नेगेटिव का क्या रोल है? अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं और एक एक्सिस पे ले लूं पोटेंशियल और दूसरी एक्सिस पे R की वैल्यू, तो क्या मतलब होगा इसका? इन्वर्स के लिए तो फिर 1/r आएगा, लेकिन नेगेटिव का मैं पूछ रहा हूँ, नेगेटिव का क्या रोल है यहाँ पे? इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें ना, ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्ज वो इस तरह से बनता है। और ये फर्स्ट पैच के लिए अगर आप देखें तो V की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर एंड हुई है, तो इसमें इतनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है V की। और नेक्स्ट सेम पार्ट के अंदर अगर आप देख लें तो इतनी चेंज आई है V की वैल्यू में।
और फॉर द नेक्स्ट सेम पार्ट v की वैल्यू में कितनी चेंज आई है। अगर आप चेंज ऑब्ज़र्व करें, ना सिर्फ ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है, चेंज जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, जो मतलब ये है प्रोपोर्शनल टू 1/r², और v हम देखेंगे आगे जाके दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये बन रहा है कि जी। अब हम डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए पॉइसन इक्वेशन की तरफ आते हैं। सर एक क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक यूनिट चार्ज की एनर्जी देख रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये उसमें बॉदर नहीं कर रहे कि चार्ज की मिकदार कितनी है, सिर्फ आप उसमें वर्क डन देख रहे हैं ये कह लें, या फिर एनर्जी स्टोर्ड देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर सब ने फ़र्ज़ करें कि खाना खाया है, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी कैलोरीज़ हैं एज ए होल, तो उसको आप एनर्जी के टर्म में ले सकते हैं। और अगर फॉर ए सिंगल पर्सन देखा जाए कि एक पर्सन के हिस्से में कितनी एनर्जी आई है, तो वो पोटेंशियल होगा, या उसको केमिकल पोटेंशियल का नाम दिया जा सकता है। यानी कि जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी, या एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाने के लिए कितना वर्क किया गया है, उसको नाम दे दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसको हमने मूव करवाया है। आप ये अगर आप बॉदर नहीं कर रहे कि एक चार्ज है, एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, उस फील्ड के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है, उसको आप नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सर यहाँ पे ना v का r के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो लाइन ऐसे कर्व क्यों बनी? ये रेट डिक्रीज़ हो रहा है ना, यही मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। नेगेटिव का मतलब यही है, ये जो नेगेटिव साइन है। हाँ, इसके कंपैरिजन में अगर एक और ग्राफ है, इसके कंपैरिजन में अगर आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, ये है फॉर द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के केस में ये होगा कि इस तरह से बनेगा। तो फॉर बोथ केसेस जो रेट है वो डिक्रीज़ ही होगा, रेट ऑफ चेंज जो है पोटेंशियल का वो डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ना मतलब पहले पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं तो इतनी ज़्यादा चेंज आई है, और उसी सेम इंटरवल के लिए, सेम इंटरवल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, जो पोटेंशियल में चेंज है वो कम हो गई है, चेंज डिक्रीज हो रहा है, चेंज डिक्रीज़ हो रहा है, तो दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है, और जो पोटेंशियल है वो भी इन्वर्स प्रोपोर्शन ही है। वैसे मैथमेटिकली भी 1/x का ग्राफ ऐसे ही होता है। हाँ जी, ये भी है। आपने पढ़ा होगा जी बिल्कुल। मैथमेटिक्स को अगर सिर्फ देखें तो वो भी 1/r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन होता है बस। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेल ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट रहता है जो आ रहा ना, है कांस्टेंट स्लोप, इसमें तो आर के साथ चेंज वो होगा, माइनस आर के साथ चेंज है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं स्केल के साथ चेंज नहीं ये 1/r E इज़ इक्वल टू नेगेटिव पार्शल v बाई पार्शल r कह लें, या d भी कहा जा सकता है, डी वी बाई डी आर। तो ये r के रिस्पेक्ट से चेंज देखी जा रही है v के अंदर, या स्लोप ही आप कह सकते हैं, स्लोप भी इसको नाम दे सकते हैं कि स्लोप इसकी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्व क्वांटिटी है, हाँ जी, इसलिए ये भी फंक्शन बनती है आर का, r का फंक्शन बनती है। अच्छा, एक और बात ज़हन में आई, एक वेरी मतलब सिंपल सा आइडिया है फंक्शन का, कि कौन से चीज़ों को फंक्शन कहा जा सकता है, कौन सी चीज़ों को नहीं कहा जा सकता। लाइक मैं एक कह लें कि यहाँ पर एक ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कर्व है फॉर एग्जांपल ये, इसके कंपैरिजन में एक कर्व है
ये और एक कर्व है ये तीन मैंने कर्व प्लॉट किए। तो अगर इनके मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाए तो किसको फंक्शन कहा जाएगा, किसको नहीं कहा जाएगा? गुड, कैसे पता चला? एक सिंगल वैल्यू पे फंक्शन का आउटपुट सिंगल होता है। हाँ जी, तो इसका एक वेरी सिंपल टेस्ट है, वो ये है कि आप इन कर्व्स पे जो है वर्टिकल लाइन प्लॉट करें। इस कर्व पे मैं वर्टिकल लाइन प्लॉट करता हूँ तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो दूसरा ग्राफ है उस पे भी वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। तो आसानी से पता चल जाता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। जी, तो अब हम पॉइसन इक्वेशन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। बल्कि पॉइसन इक्वेशन मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। पॉइसन इक्वेशन इसको डिटेल से करेंगे क्योंकि फिर इसका सोल्यूशन भी हमें देखना होगा, 1 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन में भी, 3 डायमेंशन में भी। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ पॉइसन इक्वेशन को, लेकिन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फर्दर डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल फॉर डिस्क्रीट चार्जेस और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अभी हमने डिस्कस करने हैं। जी, पहले मैं देखता हूँ पोटेंशियल फॉर ए लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो सबको आइडिया है ना, ये पहले भी डिस्कस किया है हमने, कल भी डिस्कस किया है, परसों भी डिस्कस किया है जी। कोई अगर किसी को नहीं आइडिया तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, अगर आपके पास ये कोई लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कोई आर्बिट्रेरी बॉडी है, ठीक है, और उसमें ये एक हम ले लेते हैं स्मॉल पैच, और इसका जो वॉल्यूम है वो है डी टाउ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये, ठीक है। अच्छा, ये अगर इस तरह से कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आप लिखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टाइम जो फार्मूला पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पढ़ा है। इसका मतलब है कि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली जाए और जो हमने इसके साथ पैच ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई किया था वो लिख लिया जाए तो इसका फार्मूला फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पहले मैं पोटेंशियल का फार्मूला लिख देता हूँ। V इज़ इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल E डॉट डी आर, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम फार्मूला लिखा था, लेकिन अगर इसको आप लेके जाना चाह रहे हैं 3 डायमेंशन में, देन इसको डी आर के बजाय मैं डी एल लिख देता हूँ, और डी एल के अंदर फिर तमाम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। और अगर आप फार्मूला देखें डी एल का, जो कि लेंथ एलिमेंट है, एलिमेंट किसको कहा जाता है? एलिमेंट हम आमतौर पे वर्ड यूज़ करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, अ पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे मैस एलिमेंट, इसका मतलब है कि किसी बॉडी का होल मैस है, उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरी इसकी कोई लेंथ होगी, उसमें से एक टुकड़ा लिया गया है, इसको लेंथ एलिमेंट कहा जा सकता है। तो ये अगर लेंथ एलिमेंट है डी एल, दैट इज़ इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर इंटू डी आर प्लस
साइन थीटा सॉरी आर डी थीटा इंटू थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई एंड फाई यूनिट वेक्टर। अच्छा, जब इन दोनों का हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका सिर्फ इसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, बाकी जो दोनों टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। इसकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो बनेगी और इसी तरह से इसकी कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो बनेगी। तो ये अगर वहाँ पर पुट कर दी जाए, देन पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल ई की जगह आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। और आर यूनिट वेक्टर तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, ठीक है। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रिज़ल्ट दे देंगे 1, और बाकी फैक्टर्स इसके साथ आ जाएंगे जो कि होगा सिंपल डी आर, ठीक है। तो इसको फर्दर यूँ भी लिखा जा सकता है माइनस के क्यू, हाँ जी। इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट इसको कैसे किया जाएगा, इंटीग्रेट इसको किया जाएगा 1 ओवर आर विद नेगेटिव साइन अंडर द लिमिट्स। अब यहाँ पर हमने लिमिट से पॉइंट से हम क्या करते हैं कि इसको किसी फाइनाइट पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक है। लाइक आप रेफरेंस पॉइंट ओ ले लेते हैं और इसको हम आर तक लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट ओ है और इसको आर तक मूव करवाया जा रहा है, तो ये ओ टू आर होगा। अब ओ तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर। अब अगर आप एब्सोल्यूट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट को हम ले लेते हैं इन्फिनिट। सो वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ इन्फिनिट, ठीक है। दूसरे पॉइंट को मैंने इन्फिनिट लिया है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू इन टू -1 ओवर आर। यहाँ पर यानी कि मैंने इस रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिट से रिप्लेस कर दिया है। कितने लोग समझते हैं कि ये मैंने ठीक लिखा है, या कि आपका ख्याल ये है कि इसको यूँ नहीं लिखना चाहिए, इसको सिंपली ज़ीरो लिख देना चाहिए। 1 ओवर इन्फिनिट लिखा जा सकता है कहीं, वो तो इक्वल होगा। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा लिख देने से कोई गलती तो नहीं, 1 ओवर इन्फिनिट लिख देना चाहिए। सर अगर कहीं पे इन्फिनिट आएगा वो प्लस माइनस में हर चीज़ को इन्फिनिट कर देगा। नहीं, वो इशू नहीं है कि प्लस हो या माइनस हो। मैं ये कह रहा हूँ इन्फिनिट पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्फिनिट कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिट को कभी भी पुट नहीं करना चाहिए, अलबत्ता डायरेक्टली ज़ीरो लिख देना चाहिए, ठीक है। कॉमनली हमारी किताबों के अंदर ये मिलता है, ठीक है? लेकिन ये गलत है, इसको 1 ओवर इन्फिनिट कभी भी लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसकी जगह। ये अंडरस्टूड है कि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही होगा। हाँ, समझाने की खातिर हम इस तरह लिख देते हैं, ठीक है? लेकिन इस तरह लिखने का मतलब ये है कि आपने कोई नंबर पुट किया है डिवीजन में, डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिख रहे हैं और वो नंबर क्या है, इन्फिनिट है, जबकि इन्फिनिट कोई नंबर होता ही नहीं। ये तो ऐसा नंबर है जो आपकी सोच से बड़ा है। आप जितना बड़ा भी नंबर सोच लें, उससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो इन्फिनिट होगा। तो बहरहाल ये लिखने में भी कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इसको डायरेक्टली ज़ीरो ही लिख दें। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा। अब अगर इसकी बात करें वी ऑफ इन्फिनिट की, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एट इन्फिनिट ज़ीरो। इसकी रीज़न क्या है, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, या कह लें कि सोर्स से इतना ज़्यादा दूर हो जाता है पॉइंट कि वहाँ पे इसका असर ज़ीरो हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में कितने लोगों का ख्याल है कि वी ऑफ इन्फिनिट ज़ीरो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में? हमें डिफाइन करना होता है ना कि कहाँ पे हमें जीरो लेना है, तो ग्रेविटेशन में कॉमनली वहीं पे जीरो लेते हैं, इसमें पे। मतलब मैं कह दूं कि आप 10 मीटर की हाइट पे चले जाएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने ग्राउंड पे भी जीरो लिया था, तो डिफाइन करना होता है कि हमें रेफरेंस कहाँ पे।
नहीं, मैं फॉर एग्जांपल ये कह रहा हूँ कि आप 10 मीटर की हाइट पे एज्यूम कर सकते हैं कि पोटेंशियल ज़ीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। assume करना कर लेंगे, मतलब assumption ही है ना। नहीं, एज्यूम की बात नहीं, मेजरमेंट की बात हो रही है। सर वो पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल की नहीं। अच्छा, एक तो ये है कि हम अगेन वही बात के कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम कहते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट से आप निकल गए हैं तो किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में चले गए, फिर वो उसकी ग्रेविटी डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे ऑर्बिट के अंदर नहीं गए हैं तो आप अर्थ के ऑर्बिट में ही हैं, फिर इसकी ग्रेविटी ही डोमिनेट करेगी। लेकिन स्टिल हम एक लिमिट फ़िक्स कर लेते हैं कि यहाँ तक इसकी ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है, इससे बियॉन्ड एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जैक्टली ज़ीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। इसके असर इतने कम हो जाते हैं कि आप इसको काउंट नहीं करते, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो और ग्रेविटेशनल फील्ड की इसलिए मैंने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज शार्ट होती है, तो इसको तो आप इन्फिनिट थोड़े से डिस्टेंस पे जाके भी कर सकते हैं। थोड़े से डिस्टेंस मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उससे इवन 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी हैं, ठीक है, तो वो आप पे असरअंदाज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस हमारे लिए एक फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन उसको भी आप इन्फिनिट एज्यूम कर रहे हैं और वहाँ पे जाके भी पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो बहरहाल ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इस पोटेंशियल को आपने ज़ीरो कर देना है, तो ये बन जाएगा V ऑफ R, दैट विल बी इक्वल टू, ये कोई मिस्टेक तो नहीं हमने की है, नहीं ठीक है, ओके, ये पॉजिटिव बन गया KQ/R, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम दिया जा सकता है कि ये आपको वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बता रहा है एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो R है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए ट्रू है। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चार्जेस आ जाते हैं देन आप क्या करेंगे, सम लिख लेंगे। अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके ये बन जाएगा V ऑफ R that will be equal to K and summation Q I by RI, summation over I। तो ये फार्मूला बन जाएगा फॉर दी केस ऑफ नंबर ऑफ़ चार्जेस। अच्छा, अब अगर ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट की बजाय कंटिन्यूस है, तो यही समीशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटेग्रल में। सो V ऑफ R विल बिकम इक्वल टू फॉर द कंटिन्यूस केस K इंटेग्रल Q, हाँ जी, DQ, सॉरी, DQ/R। और इस फार्मूले को फिर ये जो आखिरी फार्मूला लिखा है इसके 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस हैं फॉर डिफरेंट डायमेंशंस। अगर आप लिखना चाह रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और फार्मूला बनेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और बनेगा। अब लीनियर के लिए अगर लिखें, लीनियर के लिए आपको पता है DQ इज़ इक्वल टू लैम्डा एंड DL, और सरफेस के लिए DA इज़ इक्वल टू सिग्मा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, तो ये आएगा DQ इज़ इक्वल टू सिग्मा DA, और वॉल्यूम के लिए DQ विल बी इक्वल टू रो इंटू डीटा, ठीक है। तो ये रिप्लेस कर दें, V ऑफ R विल बिकम इक्वल टू इंटेग्रल K एंड DQ की जगह ये लैम्डा DL बाय
क्या था आर, ठीक है। और सिमिलरली इसके लिए बन जाएगा के इंटेग्रल सिग्मा डी ए बाई आर, और इसके लिए ये बन जाएगा के इंटेग्रल रो डी टाउ बाई आर। तो ये डिफरेंट केसेस के लिए फार्मूला डिफरेंट हो जाएंगे। जी टाइम देखें ज़रा, 2:45। चलें, एक अब दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, दूसरा ये है कि वर्क डन की तरफ चलते हैं। वर्क डन में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। सर ये ना एक टाइम लास्ट जी जी पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, उसके साथ आता है माइनस का साइन। और मैंने ये पूछा था कि -10 जूल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी? जो है -10 जूल, माइनस तो सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि अगर आपने इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाना है तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी आपको देना पड़ेगी। एफएससी की जो बुक है सर, वो चैप्टर नंबर 4 में वो लिखता है कि जैसे जैसे हम आर बढ़ाते हैं वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है, तो लेस नेगेटिव हो रही है मीन वो इंक्रीज हो रही है। तो वहाँ पे तो हमें जस्टिफिकेशन नहीं देते कि माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन नेगेटिव में इस तरह की सेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक पॉइंट है, एक चार्ज है, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग में आप दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं। अब इसके लिए R की वैल्यू है R1, ठीक है, और इसके लिए R2 है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि R की वैल्यू जब इंक्रीज़ होगी तो ये ज़ीरो की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब चार्ज जितना ज़्यादा दूर है तो उस रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जीज़ को कम चाहिए होगी। मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें आता है ना -Gmm/r। तो वहाँ बुक पे लिखता है कि जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैल्यू लेस नेगेटिव होगी, सो विद इंक्रीज इन R यू विल आल्सो बी इंक्रीज। अच्छा, चलें, या वो सारे फार्मूले दे के अब मेरे माइंड में नहीं है वो सारी चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव के लिए जो इंक्रीज होता जाता है पोटेंशियल, जैसे जैसे R इंक्रीज होता है। इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए डिक्रीज होता है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज को ही देख लेते हैं कि R की वैल्यू लेस एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है R1 पे, ठीक है, इधर, और एक पड़ा हुआ है R2 पे। अब सर एक वैसे पॉइंट लेट कर लें, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। एक पॉइंट वैसे लेट कर लें P सोर्स R के करीब, वैसे यहाँ अब R1 या R2 में से किस चार्ज को P पे लाना आसान है, किस पे वर्डन करना, कम पे वर्डन करना पड़ेगा? कम तो इसी पे करना पड़ेगा, R1 पे। इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा इसमें, और R2 का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो जैसे जैसे हमने दूर जाना है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इन्फिनिट पे जाके सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, इन्फिनिट में। फिर उस सेंस में भी इन्फिनिट पे जाके 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और वो बाकी हाँ, नेगेटिव के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए बाकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, ठीक। अच्छा जी, अब हम प्रॉब्लम को छोड़ के वर्क डन की तरफ आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस को मूव करवाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट को
ए का नाम दे देते हैं और दूसरे को बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो चार्जेस को आपने मूव करवाना है। ये पॉजिटिव यहाँ पर हाई पोटेंशियल है और यहाँ पर लो पोटेंशियल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस किया है इनसाइड दैट फील्ड, लाइक आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, इसको अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आप देख रहे हैं कि इस पे वर्क करना पड़ेगा, ये चार्ज खुद ब खुद मूव करके नहीं जा सकता, ठीक है। और वर्क जो करना पड़ेगा वो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनका ट्रेंड ये है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो अब वर्क को हम लिख सकते हैं W, और उसका सिंपल फार्मूला क्या है, इंटेग्रल F.dr कह लें, F.dl कह लें, ये इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से बी की तरफ जाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स को क्या पुट किया जा सकता है, फोर्स का अगर कूलम लॉ के थ्रू रिलेशन देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फोर्स इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो मेथड हैं वैसे तो, फोर्स को सम टाइम नेगेटिव ले लिया जाता है या फिर ये किया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड किया जाए तो इसमें कॉस थीटा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब कॉस थीटा अगर देखें, फोर्स जो एक्ट हो रही है वो डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके कंपैरिजन में मोमेंट ऑफ चार्ज जो है वो अपवर्ड है। तो DL और DF दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री बनता है, तो वहाँ से भी नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। तो ये बन जाएगा माइनस इंटेग्रल A टू B एंड QE इंटू DL। अब DL लास्ट टाइम जो अभी मैंने लिखा है उसमें मैंने उसके 3 कंपोनेंट लिखे थे, ठीक है। और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है E के साथ तो एक ही कंपोनेंट बचता है जो कि DR रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर DL को DR से रिप्लेस कर देता हूँ। सॉरी, ये अब वेक्टर्स नहीं आएंगे, ये इनके मैग्नीट्यूड्स हैं। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा जी, अब फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर अगर आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसको आप जो है यूँ भी लिख सकते हैं, जो E इंटू Q को फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ बाहर, ये इंटेग्रल से अगर बाहर लिख लिया जाए तो ये इंटेग्रल A टू B E इंटू DR। अब लास्ट स्लाइड में आपने देखा है E इंटू DR किसके इक्वल है, अगर पोटेंशियल की फॉर्म में देखा जाए तो ये नेगेटिव V के इक्वल होगा, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस Q इंटू डेल्टा V, या इसको लिख लें V ऑफ A माइनस V ऑफ B। और ये अल्टीमेटली बन जाएगा Q इंटू V ऑफ B माइनस V ऑफ A। तो ये वर्क डन आ गया। अगर आप यहाँ से पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं वो भी अलग किया जा सकता है। अच्छा जी, अब जो A पॉइंट है जहाँ से आपने इस चार्ज को मूव करवाना है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो A पॉइंट को अगर आप चाहें तो इन्फिनिट पे ले जा सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो R पे। फॉर दैट केस ये क्या बन जाएगा, इसको लिखा जा सकता है फॉर A अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड द अदर पॉइंट अप्रोचिंग टू R। तो W का फार्मूला बन जाएगा W इज़ इक्वल टू Q इंटू, ये बन जाएगा V ऑफ R माइनस V ऑफ इन्फिनिटी। अब V ऑफ इन्फिनिटी को 0 पुट कर देंगे तो Q इंटू V ऑफ R दैट इज़ इक्वल टू W। और अगर आप इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करके V ऑफ R इक्वल आ जाएगा W बाई Q। तो ये वर्क डन, ये
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बन गया इन टर्म ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये इसका एक अनदर फार्मूला है वर्क की फॉर्म में, या इसको आप कह सकते हैं कि एनर्जी की फॉर्म में ये फार्मूला है। अच्छा जी, ये तो था फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज जी। सर आपने वहाँ पर जो एंगल लिया है वो आपने कहा कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मोशन जो है वो अपवर्ड है, तो हम एंगल मतलब तो 180 ले रहे हैं, लेकिन सर वर्क डन जो होता है उसको तो हम डिफाइन नहीं करते कि जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है और वो बॉडी ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट करते हैं, The direction of force नहीं होता, in the line of action of force। कंपोनेंट ऑफ आप लेते हैं फोर्स दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कंपोनेंट भी आ सकता है जी जी। इनके बाद तो सर यहाँ पर हमने मतलब ये वो वाले मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लगा रहे हैं चार्ज के ऊपर उसके दरमियान और जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है फोर्स है वो हमें एंगल क्यों मिल रहा है? नहीं, हम फोर्स कौन सी लगा रहे हैं, हम उसको ओवरकम करने के लिए लगा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए लगा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इसमें ना बुक के अंदर, ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर ये अक्सर कन्फ्यूजन भी रहती है कई लोगों को, एक वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन ऑन द फील्ड, ठीक है, ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब ये जो वर्क मैंने फाइंड किया ये वर्क डन बाय द फील्ड है, ये वर्क डन ऑन द फील्ड है, ये बेसिकली वर्क डन ऑन द फील्ड ऑन द फील्ड है। और इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाई ने बात की है कि हम बुक्स पे अमूमन पढ़ते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बेसिकली उस पर लग तो वही रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वहाँ में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू चार्ज, इन ऑर्डर टू कीप द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हम जो अपनी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी बिल्कुल सेम ऊपर को लगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगी, ताकि हम वहाँ पे कूलेंट फोर्स लगा सकें। क्योंकि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं अगर वो बैलेंस नहीं ना कर रही उसे, तो फिर कूलेंट फोर्स वहाँ पर नहीं आएगी, बिकॉज कूलेंट फोर्स लगती है स्टैटिक चार्जेस के लिए। तो स्टैटिक चार्जेस के लिए हम ये स्टेटमेंट वहाँ पे देते हैं कि इन ऑर्डर टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड लगा रहे हैं, तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये था कि डिस्प्लेसमेंट, आपका क्वेश्चन यही था कि डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हम यहाँ पे फोर्स वो नहीं ना ले रहे, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं, जो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स फोर्स लगाई है वो ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो फोर्स ले रहे हैं वो ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ठीक है, इसलिए वहाँ पे 180 है। सही। अदरवाइज तो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर ही है। बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब अगर हम लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये तो एक सिंगल चार्ज को हमने देख लिया कि सिंगल चार्ज इस तरह से सेटल डाउन हो गया, लेकिन अगर नंबर ऑफ चार्जेस आ जाते हैं तो उसके लिए कैसे वर्क डन फाइंड किया जाएगा। तो आपने जो पहले डिफरेंट डिस्कशन की है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो अगर देखा जाए, आपने ये कहा कि या हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ चार्जेस जब आ जाते हैं Q1, Q2 एंड सो ऑन अप टू Qn, तो फोर्स क्या आएगी, टोटल जो फोर्स हो जाएगी वो सिंपल समीशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस होगी। इसी तरह से हमने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिंपली समीशन ओवर आई ई आई, एंड सेम फॉर द पोटेंशियल, that will be summation I and V of R I। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए देखा, लेकिन यहाँ पे जब हम वर्क डन की डिस्कशन शुरू करते हैं तो ये बात याद रखें कि वर्क डन पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर दी वर्क डन, तो फिर कैसे फाइंड किया जाए वर्क डन।
फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए वर्क डन देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जा सकता है। लेट्स सपोज के नंबर ऑफ चार्जेस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक चार्ज है Q1 यहाँ पर, और दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q2, और तीसरा चार्ज है यहाँ पर Q3। इन तीनों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है फॉर सम अदर पॉइंट, फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लेके आना है, इसका सिंपल ये है कि किसी एक चार्ज को पहले हम सॉल्व करते हैं। एक चार्ज को सॉल्व करके फिर वो चार्ज मौजूद रहेगा उस फील्ड के अंदर, फिर दूसरे चार्ज को एंटर करेंगे और वो दोनों मौजूद रहेंगे, फिर तीसरे चार्ज को एंटर करेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरह से जारी रहेगा। ठीक है, तो ये है जी वर्क डन फॉर नंबर ऑफ चार्जेस कह लें, या वर्क डन द एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क डन ऑफ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आप FSC की बुक में देखें, अगर किसी का एक्सपीरियंस है, वर्क डन का ही क्वेश्चन है, उसमें उसने यह कहा है कि आपके पास 10 ईंटें हैं और उन ईंटों को आपने अरेंज करना है, तो बताएं उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो पहली ईंट है, फर्स्ट ब्रिक, उसके लिए वर्क डन 0 है। उसकी कोई रीज़न बता सकता है? उसकी हाइट तो 0 नहीं है उसकी। तो सर हम डिस्टेंस पे मूव नहीं कर पा रहे फोर्स लगा के, क्योंकि वो पहले वो ऑलरेडी मतलब रेंज है, उसको आपको किसी हाइट तक मूव नहीं करना पड़ा उसकी। ठीक है, आप कुछ हद तक ठीक करेंगे, हाइट 0 है, या कह लें कि उसकी जो विड्थ है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन उस पर कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। जो सेकंड ब्रिक होगी उसको रखने के लिए ऑन दी फर्स्ट ब्रिक आपको उसकी हाइट तक मूव करना पड़ता है। तो सेम केस इज़ हियर। जो Q1 चार्ज है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये ऑलरेडी है, तो इसको मूव करने के लिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली जो W1 है वो कितना होगा? 0। ठीक है। हाँ, अब वर्क डन हम देखते हैं फॉर सेकंड चार्ज। जो Q2 है, Q2 पे कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा? ये मैं डिस्टेंसेस लिख दूँ पहले। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, लेट्स सपोज ये है R12, जो है बिटवीन 1 एंड 3, लेट्स सपोज ये R13 है, और 2 और 3 के दरमियान R23 है। इन डिस्टेंसेस के रिस्पेक्ट से हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब अगर देखते हैं फॉर दी चार्ज 2, ठीक है, ये है फॉर चार्ज Q1 और फॉर चार्ज Q2, जिसको आप W2 कह दें, ठीक है, या इसको W12 कहा जा सकता है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा वर्क डन का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इसका फार्मूला यूज़ किया जाए, दैट वाज Q बाय V। ठीक है, अच्छा, उसको हमने ना थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए था फार्मूला वर्क डन का, तो मैं इधर लिख रहा हूँ Q बाय V था, सॉरी V बाय V इंटू Q, दैट वाज Q इंटू V। ठीक है, तो अगर V की आप वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके इसको आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये बन जाता है K Q बाय R, ये बन जाता है। ठीक है, अल्टीमेट फार्मूला इसका। तो यही वाला हम इधर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब K तो ऐसा आएगा। अब ये Q कौन सा होता है? सोर्स चार्ज या कि ये होता है टेस्ट चार्ज? टेस्टिंग चार्ज।
सोच लें। टेस्टिंग चार्ज ये होता है सोर्स चार्ज। हाँ? सोर्स चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है सोर्स चार्ज पे। जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं ना V इज इक्वल टू के क्यू बटा आर, वहाँ पे वो सोर्स चार्ज होता है। जब हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू लिखते हैं वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वो वहाँ पे क्यू टेस्टिंग चार्ज होता है। नहीं, ये वाला क्यू सोर्स चार्ज, हाँ ये वाला। इसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो पीछे वाला क्यू टेस्टिंग चार्ज। हाँ वो तो, ये तो टेस्ट वो था, टेस्ट चार्ज ही था ना। तो ये जो है सोर्स चार्ज है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली पोटेंशियल जो है, वर्क डन जो है सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं कि कितना वर्क होगा। तो इसमें Q1 सोर्स चार्ज है या कि Q2 सोर्स चार्ज है? Q1 सोर्स चार्ज। Q1 सोर्स चार्ज है। Q1 की फील्ड पहले से मौजूद है, उसके अंदर आप Q2 चार्ज को एंटर कर रहे हैं एज ए टेस्ट चार्ज। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? Q1, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? R12, ठीक है। ये आ जाएगा W2। अब हम आ जाते हैं Q3 पे। कैपिटल Q जो चार्ज ला रहे हैं उसका उस चार्ज को भी तो लिखना ही है ना। यहाँ पर जी सर, ये तो आएगा ना जो जिस अच्छा चार्ज जी, ला रहे वो हैं पीछे वाला क्यू आप जस्ट जी, सर असल में ये यूनिट नहीं सही बन रहा है इसका। तो जिस चार्ज को ला रहे हैं उस चार्ज की भी लिखनी है, जैसे कि वो ग्रेविटेशन में लिखते हैं सर, जिस बेसिकली ना mass पीछे को ला फोर रहे में हैं और सोर्स का मैस। इसी तरह यहाँ पे टेस्ट चार्ज को भी लिखेंगे जिस चार्ज को यहाँ पे फील्ड में ला रहे हैं, और सोर्स की जो वो कैसे? सर मिस्टेक इधर हुई है ना, पीछे आपने वो डब्ल्यू कैपिटल क्यू लिखा ही नहीं है इधर इसके साथ। यहाँ पर सिर्फ V की वैल्यू लिख दी ना, के क्यू बटा आर। यहाँ पर हाँ जी, आपने ये V की वैल्यू लिखी है ना, बस के क्यू बटा आर। जो कैपिटल क्यू वो भी तो साथ ही आना। हाँ, ये हमसे वाकई मिस्टेक हुई है ये। हाँ। तो Q2, चलें जी। अब हम बात करते हैं Q3 की, कि Q3 को अगर लेके आते हैं तो Q3 में एक प्रॉब्लम ये है कि उसको Q1 भी काउंटर करेगा और Q2 भी, क्योंकि दोनों अब यहाँ पर सोर्स चार्ज के तौर पे मौजूद हैं, ठीक है। तो Q3 के लिए दो तरह से आप लिखेंगे वर्क डन, एक W3, ठीक है। तो W3 जो है इसको कहा जा सकता है K Q1 Q3, इन दोनों का आपस में जो है Q1 Q3 बाय R13, और इसी तरह से इसमें प्लस अदर टर्म भी आएगी जो कि होगी बिटवीन 2 and 3, ठीक है। दैट विल बी K Q2 and Q3 बाय R23, ठीक है। क्या ख्याल है, चौथा चार्ज भी शामिल कर लिया जाए? तो ये तो क्लियर हो गया ना 3 चार्जेस के लिए, ठीक है। अगर चौथा चार्ज शामिल किया जाए देन व्हाट विल हैपन? चौथा इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ कि इसको हम जनरलाइज करेंगे बाद में, ठीक है। तो 3 का तो हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अगर फोर्थ वन चार्ज आता है उसमें कितनी टर्म आएंगी? ये एक और चार्ज है Q4, इसको आप एंटर करें इसकी फील्ड में, तो इसमें 3 क्रॉस टर्म्स आ जाएंगी, एक Q1 की वजह से, एक Q2 की वजह से और एक Q3 की वजह से, ठीक है। तो फॉर another charge Q4, W4 will be equal to K Q1 Q4 by R14 plus K Q2 Q4 by R24 plus K Q3 Q4 by R34 and so on। तो इनको अगर सम कर लिया जाए इन सब को, तो फाइनल फार्मूला इसका क्या बनेगा वर्क डन का? फाइनल फार्मूला इसका बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, W विल बी इक्वल टू समीशन। अब यहाँ पे दो आपके पास आ जाएंगे इंडेक्स। इंडाइसेस का तो पता है ना आपको, इंडेक्स से इसको हम कहते हैं प्ले करना। तो ये कल जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि
हम टेंसर का अलग से कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर हो जाए। तो टेंसर्स में आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि इंडेक्स बाज़ का तो आपको नहीं समझ आ रहे होते कि आपने कैसे लगाने, कौन से इंडेक्स इस्तेमाल करने हैं, तो वहाँ पे बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स आपने कैसे यूज़ करने हैं। तो के तो कॉमन आएगा सब में, इस टर्म में, इसमें, इसको तो स्किप किया जा सकता है, इसमें 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 सब में कॉमन आ जाएगा। अब ज़रा देखें यहाँ पर जो है दो चार्जेस हैं, ठीक है। जब W2 है और यहाँ पर W3 है तो इसके अंदर दो टर्म्स आ गई हैं। जब W2 तक था एक टर्म थी, W4 आ गया 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो इसमें 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर करें, ये देखिए 1 और 2, फिर यहाँ पर W4 के अंदर क्या आया है 1 2 और 3। अच्छा, जब W4 है तो कॉमन टर्म है Q4, जब W3 है तो कॉमन टर्म है Q3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दो इंडेक्स बनने चाहिए यहाँ पे, लाइक इसको आप रिपीटिंग इंडेक्स कह दें। ये देखें, ये रिपीट हो रहा है 3 और 3, ठीक है। W3 के अंदर, W2 के अंदर तो खैर है ही एक टर्म, W4 के अंदर ये देखें ये रिपीटिंग इंडेक्स है 4 4 और 4। और रनिंग इंडेक्स कौन सा है जो रन हो रहा है, 1 से स्टार्ट होके एंड तक जाता है, ठीक है। तो वो है 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पर 1 और 2। लेकिन एक और बात पे आप गौर करें कि यहाँ पर जो रनिंग इंडेक्स है वो फिक्स इंडेक्स से छोटा है। लाइक आप रनिंग इंडेक्स को i कह देते हैं, लेट्स सपोज रनिंग इंडेक्स है i और i की वैल्यू W3 के अंदर कहाँ से कहाँ तक चल रही, 1 से स्टार्ट होके 2 तक गई है। और यहाँ पर i की वैल्यू 1 से 3 तक गई है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में दूसरा जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू फिक्स है, लेट्स सपोज j है, यहाँ पर भी लेट्स सपोज j है। लेकिन एक और कंडीशन इसमें शामिल हो गई है कि i की वैल्यू j से लेस है, j से बड़ी नहीं हो रही i की वैल्यू, वहाँ तक ये स्टॉप हो जाती है। तो इसको लिखा जा सकता है फिर इस तरह से कि i फ्रॉम 1 to n, तो i फ्रॉम 1 to n, एक समीशन ये आ गया, ठीक है। और दूसरा समीशन j के ऊपर आएगा, समीशन ओवर j वेयर j इज़ ग्रेटर देन i, जो कि मैंने वहाँ पे अभी कंडीशन गैस की है इस सारे टर्म्स को देखते हुए। और टर्म्स किस तरह के हैं, वो है जी q, और q के साथ कौन सा इंडेक्स है, एक के साथ है i और दूसरे के साथ इंडेक्स है j। तो ये i और ये qj, और डिनोमिनेटर में r i और j। तो ये इस तरह से आप फाइनल फार्मूला लिख सकते हैं वर्क डन का फारा नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। स्टिल ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है जी। तो एक ये मेथड है, दूसरा एक और भी मेथड है इसी को लिखने का। तो वो मेथड ये है कि आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू k/2, पहले तो k था ना ओनली, k/2 एंड समीशन i फ्रॉम 1 to n, अगेन वही दो समीशन है, एंड समीशन i इज़ लेस देन j, सॉरी j इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये है दूसरा समीशन, और qi qj एंड डिवाइडेड बाय rij। अच्छा, अब ये 2 कहाँ से अपीयर हो गया है, 2 ऐसे अपीयर हुआ है कि अगर आप पिछले स्लाइड में देखें कुछ टर्म्स जो है वो रिपीटिंग टर्म्स हैं। रिपीटिंग टर्म इन अ सेंस कि अगर आप बात करें 3 की, 3 2 दफ़ा यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। और मतलब इस सेंस में आप कह सकते हैं कि 1 3 और 3 का फिर 1 के साथ इस तरह भी कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो अगर आप इस तरह से कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि ये टर्म जो है 2 दफ़ा लिखना चाह रहे हैं,
तो अल्टीमेटली जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और अगर आप क्रॉस टर्म सिर्फ एक ही दफ़ा ले रहे हैं तो फिर 2 पे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों फार्मूलाए ठीक हैं, ये भी ठीक है और अगला जो फार्मूला लिखा है वो भी ठीक है। और एक इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि ये जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर देते हैं ये 1/2 और समीशन i समीशन j ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू q j क्यू आई बाय आर आई जे इंटू क्यू जे। ये अगर सेपरेट कर लिया जाए तो इसको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है समीशन ओवर आई एंड समीशन ओवर जे। इसको वी ऑफ क्यू आई लिखा जा, वी ऑफ आर आई लिखा जा सकता है इंटू क्यू जे। तो डिफरेंट इसकी फॉर्म्स हैं, जो भी आप फॉर्म लिखना चाहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फॉर्म्स इसकी यूज़ हो सकती हैं। जी, अगर आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रीट की बजाय, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनदर फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला यही है कि आप यहाँ पर इस चार्ज Q को रिप्लेस कर सकते हैं 3 डिफरेंट फार्मूला से। मतलब कि एक जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं रो इंटू टा, और दूसरी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिग्मा इंटू ए, और तीसरी जगह लैम्डा इंटू एल। तो ये डिफरेंट आपके पास फार्मूलाए बन सकते हैं इसके। अगर इसको कंटिन्यूस के लिए करेंगे तो इसमें 2 समीशन है, तो उनके लिए 2 इंटीग्रल आएंगे। इंटेग्रल 2 आएंगे बिल्कुल, लेकिन जो आप डिस्क्रीट को लेके जाते हैं ना कंटिन्यूस में, ठीक है, तो इंडेक्स वहाँ पे बेमाने हो जाता है। इंडेक्स आप वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, इंडेक्स वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसलिए बेशक एक इंटेग्रल लिख लें, 2 लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, तो अब हम अगर वॉल्यूम चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखते हैं, बस ये लास्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक फार्मूला तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। और दूसरा फार्मूला जो है कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप फार्मूला लिखते हैं W दैट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल रो इंटू V इंटू डीटा। ये V ऐसा आ जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। और इस Q की जगह रो इंटू डीटा आ गया। ये अगर आप फार्मूला लिखते हैं और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? वो ये था कि डेल डॉट E इज़ इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको रीअरेंज करके रो इक्वल आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डॉट E। ये अगर इस्तेमाल कर लिया जाए यहाँ पर रो की जगह, ये आप रिप्लेस कर देते हैं, देन W इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटेग्रल एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल डॉट E इंटू V डीटा। अब यहाँ पर जो आपके पास ये इंटेग्रल बन चुका है, इसमें एक हम थ्योरम यूज़ करते हैं फॉर दी डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस के लिए मैं एक थ्योरम मैं पूरा लिख तो नहीं रहा, लेकिन मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो थ्योरम क्या है कि, या चले मैं लिख देता हूँ। थ्योरम ये है कि इंटेग्रल सम वेक्टर फील्ड, ठीक है, सम वेक्टर फील्ड E डॉट D है, that is equal to integral of divergence into deta plus G plus integral vector field dot gradient of the potential। ये मैंने एक टर्म मिस कर दी यहाँ पर, ये है V, यहाँ पर V है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
इंटू डीटा। ये डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स या ग्रिफिथ में देखें सबसे पहले पेज में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करके ये वाली टर्म अलग कर लेते हैं तो ये इधर जाके नेगेटिव के साथ आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू इंटेग्रल ये बनेगा v e डॉट डी ए माइनस इंटेग्रल e डॉट डेल वी इंटू डीटा। अच्छा, अब डेल वी किसके इक्वल है? आपको पता है कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह आप इस्तेमाल करें नेगेटिव ई, तो ये अल्टीमेटली बन जाता है W इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी ई डॉट डी ए माइनस, और ये माइनस अपीयर होगा तो प्लस इंटेग्रल ई स्क्वायर इंटू डीटा। अब दो टर्म्स आ गई हैं यहाँ पे, एक जो है इंटेग्रल ओवर वॉल्यूम है और दूसरा इंटेग्रल ओवर सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप होल वॉल्यूम को कवर करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में क्या होता है, सारे का सारा चार्ज उसके अंदर आ जाता है। लेकिन एक चीज़ ऑब्ज़र्व अगर आप करें इन दोनों फार्मूला में, रफली ये बुक्स के अंदर भी ऐसी रफ कैलकुलेशन ही है, रफली ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको पता है प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल चला जाता है 1/r4 के, और डीटा इसके अंदर r³ का फैक्टर है, ठीक है। डायमेंशनली अगर देखें तो ये बन जाता है 1/r, और इसको अगर आप ऑब्ज़र्व करें v के अंदर 1/r का फैक्टर है और e के अंदर 1/r² का फैक्टर है और एरिया के अंदर r² का फैक्टर है, तो ये भी क्या बनेगा 1/r, ठीक है। अच्छा, अब होता यूँ है कि एक टर्म अगर इंक्रीज़ होती है, लाइक आप कहते हैं कि ई स्क्वायर वाली टर्म इंक्रीज़ होती है, तो दूसरी टर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो इंक्रीज़ होनी चाहिए या डिक्रीज़ होनी चाहिए? लेट्स सपोज ये जो कंप्लीट टर्म है ये वाली, जिसके अंदर वॉल्यूम इंटेग्रल शामिल है, ये इंक्रीजिंग है, तो इस टर्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये डिक्रीज़ होगी या कि इंक्रीज़ होगी? अब ये इंक्रीज़ कैसे होगी उसकी भी रीज़न सुन लें कि आप टूवर्ड्स द सोर्स आ रहे हैं। अगर आप सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सोर्स की तरफ आने की सूरत में आर की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस वॉल्यूम इंटेग्रल के कंपैरिजन में ये जो सरफेस इंटेग्रल है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी या कि डिक्रीज़ होगी? अगर तो एनर्जी कंजर्व करती है तो ओवरऑल लेफ़्ट साइड कांस्टेंट है, राइट साइड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब राइट साइड कांस्टेंट कैसे होगी कि ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज की तरफ आते हैं, सोर्स चार्ज की तरफ आने से ये वाली जो टर्म है ये डोमिनेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इस टर्म की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और जब आप उसकी फील्ड में एंटर हो जाते हैं और चार्ज सोर्स चार्ज के बिल्कुल नज़दीक तरीन आ जाते हैं, वहाँ पे आने से क्या होता है, वर्क का फार्मूला अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, वर्क का फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा, W विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल ई स्क्वायर डीटा। दूसरी टर्म जो है वो इग्नोर हो जाएगी। अब ये भी वर्क का फार्मूला है, ये जो लिखा गया है, और ये भी वर्क का फार्मूला है। इन दोनों में फ़र्क क्या है?
एक तो वाज़े फ़र्क ये है ना कि एक कंटिन्यूस को यूज़ करके हमने फार्मूला डिराइव किया है, एक डिस्क्रीट चार्जेस को यूज़ करके डिराइव किया है। इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इस फार्मूला में ये पता चल रहा है कि चार्ज पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी तो उसी रिस्पेक्ट से वर्क डन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। उस फार्मूले में चार्ज का कहीं भी जिक्र नहीं है। वो फार्मूला ये बता रहा है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी फील्ड स्ट्रेंथ पे। दूसरी बात, ये फार्मूला बता रहा है कि जो एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इज़ इट पॉसिबल? ई स्क्वायर इन्वॉल्व है ना उसमें, उसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी नेगेटिव हो सके। और इस फार्मूले में हमें ये पता चल रहा है कि एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव होगा तो एनर्जी उसी रिस्पेक्ट से पॉजिटिव हो जाएगी, चार्ज नेगेटिव होगा तो एनर्जी उसी रिस्पेक्ट से नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, एक और बात कि अगर ये मान लिया जाए कि वर्क डन जो है वो फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब फील्ड का जो आइडिया है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसके अंदर फील्ड को हम ऐसा डीपली स्टडी नहीं करते, हम चार्जेस की स्टडी तक ही जो है रेस्ट्रिक्ट रहते हैं। अब अगर वो आपने फार्मूला पढ़ना है, फील्ड्स की तरफ जाना है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स ग्रिफिथ की देखें तो उसका 11वां चैप्टर बनता है। मतलब कि आपको मज़ीद कुछ वेट करना होगा, मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़नी होगी। अगर दोनों फार्मूले अपनी जगह ठीक हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला उस सूरत में ट्रू है जब आप चार्जेस की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये फार्मूला उस वक्त ट्रू है जब फील्ड्स की स्टडी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी कर रहे होते हैं, या आप कह लें कि चार्जेस जो रेडिएशंस हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ फार्मूले हैं। अब फर्दर इससे क्या है कि एक और आखिरी क्वेश्चन है आपसे, या आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि ये जो फार्मूला है ये, चलें आपसे क्वेश्चन में सिंपल पूछ लेते हैं। कैपेसिटर का टॉपिक तो आज हम कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन कैपेसिटर आपको पता है कि एक ऐसी आप कह लें कि कंपोनेंट ऑफ द सर्किट है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है तो ये बताएं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज के ऊपर स्टोर होती है फ्रॉम दिस फार्मूला, या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है। दो ऑप्शन हैं, एक चार्ज में स्टोर होती है और दूसरी फील्ड में। अगर इस फार्मूले को देखा जाए, इस फार्मूले से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज में स्टोर होती है। अगर और चार्ज में अगर स्टोर होती है तो वो चार्ज पे ही रेस्ट्रिक्ट रहेगी। और अगर आप फील्ड की बात करते हैं तो उसके सराउंडिंग में जितना भी एरिया आ जाता है चार्ज के सराउंडिंग में, उस सारे में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अगर आप यूज़ करें तो इस फार्मूले से ये अंदाज़ा हो रहा है कि एनर्जी जो है वो फील्ड के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो बहुत सारे नए सवाल जन्म भी लेते हैं यहाँ से, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो सारी डिस्कशन है ये अब कैपेसिटर के अंदर भी हम शामिल करेंगे, ठीक है। और अगर वक्त मिला अगले जो हैं हमारे नेक्स्ट जो स्कूल्स इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स जो है प्रॉपर वो भी शामिल करेंगे। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और ये सारी चीज़ें जो अभी हम स्टडी कर रही हैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। हाँ, एक यहाँ पर ट्रिगरिंग पॉइंट ये है कि अगर आप क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ जाते हैं तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जाके आपको इस फार्मूले की मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे इस फार्मूले के बारे में हम केयर नहीं करते, ठीक है। तो जी, कोई आपका सवाल? हाँ जी, एक आखिरी पॉइंट रह गया है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अभी मैंने बताया था पीछे कि इसकी लिमिटेशंस आपको बता दी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ये कूलम लॉ में भी हमने इस्तेमाल किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके थ्रू फाइंड नहीं कर सकते।
तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी इस तरह से आ जाती है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे फाइंड की जा सकती है? इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट, कि फॉर एग्जांपल आप एनर्जी का स्क्वायर करना चाहते हैं और एनर्जी ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ऑफ E1 एंड E2। तो अभी जो लास्ट फार्मूला हमने लिखा था वर्क डन का, वो लिखा था W इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल E स्क्वायर इंटू डीटा। ठीक है, तो अगर तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ट्रू होता तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देते, E1 प्लस E2 या W1 प्लस W2 कर देते। ठीक है, लेकिन अगर यही वाली E की वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं तो W इक्वल आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल E1 प्लस E2 एंड इट्स स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि जब एक्सपेंड किया जाता है इसको, तो एक्सपेंड होके ये बन जाता है इंटेग्रल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 डॉट E2। अब ये जो क्रॉस टर्म है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो है कह लें कि रेस्ट्रिक्ट करती है। यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज सच बन नहीं सकता। अगर समहाउ ये टर्म ज़ीरो होती तो फिर ये सिंपली क्या बन जाना था, W बन जाना था W1 प्लस W2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस टर्म है, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। दैट्स वाई जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मैंने बात की है कि वो वर्क डन के लिए या एनर्जी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन है, जी प्रेडिक्शन का क्वेश्चन है। जी, जी। आपने अभी ब्रिक की एग्जांपल दी थी टेस्ट ट्यूब से। सर वर्क डन के मुताबिक हम अगर फोर्स एक्सर्ट करें तो वो कुछ डिस्टेंस ले तो भी उसको वर्क डन को दे देगा। सर आई हैव दिस बॉटल, लेट्स से ऑन अ ब्रेक, मैं इस पर फोर्स एक्सर्ट करती जाऊँगी, एक स्पेसिफिक फोर्स पर एक्सर्ट करूँगी क्योंकि जिसके एटम जो है वो टच से मसले होंगे, लेकिन मेरी एनर्जी कंजप्शन हुई होगी, लेकिन मैं उसको वर्क डन नहीं कर पाऊँगी। सर इसको इस फिनोमेना से कोई लिंक करके क्या इस फिनोमेना से एक्सप्लेन किया जा सकता है? चले हम और कुछ सोच लेते हैं इसके बारे में। फ़र्ज़ करें एक कॉमन सी एग्जांपल ये भी है कि अगर आप दीवार पे कोई चीज़ हिट करते हैं तो दीवार उधर की उधर ही रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉल जो है बाउंस बैक होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दीवार उधर ही रही है, जाके वो हिल के थोड़ी सी आगे पीछे चली गई है? जी, दीवार में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या नहीं? एग्जैक्टली ज़ीरो एक्सेलरेशन या अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है? कैसे? सर माइन्यूट लेवल पे तो जाहिर जो हमें दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं होती वो तो चीज़ें होती रहती हैं। नहीं, दिखाई देने वाली अलग बात है, मैंने ये पूछा। अच्छा जी, अब मैं इस पेन पे अगर फोर्स लगाता हूँ कोई भी, लाइक मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और इसका मास है 1 kg, लेट्स सपोज, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब मैं दीवार पे एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, दीवार पे आपने उतनी ही फोर्स लगाई, लेकिन उसका मास कितना है, लाइक 10,000 kg फॉर एग्जांपल। तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया ना वो शायद इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं असल चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। हम यहाँ पर क्यों नहीं महसूस कर पाते कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं, हालांकि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। आपने जो सवाल किया ना कि हम क्यों नहीं महसूस कर पाते कि उसमें वर्क डन हुआ है या नहीं, आप यही पूछना चाह रही है ना किस्म का? नॉर्मली तो
अच्छा, यहाँ पर पहले ये आंसर दें कि हम दीवार में क्यों नहीं महसूस कर पाते कि एक्सरेशन प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, लेकिन हमें क्यों नहीं फील होता है? फिज़िकली जब आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया वो तकरीबन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है एग्जैक्टली। हम इम्पैक्ट देखते हैं कितना है, एक बॉडी पे कितना इम्पैक्ट हुआ है। अगर इम्पैक्ट कह लें कि हमारी रेंज में है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं या जिसको हम फिज़िकली ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि जी इसमें कोई एक्सलेरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। इसी तरह वर्क डन है, ठीक है, कि आपने उस पर फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाने से अगर आप उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम उसको जीरो लेवल क्योंकि हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, और दूसरा नेट आप वर्क डन भी देखें ना, ठीक है, कि अगर उसके कंपैरिजन में एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाएं, ये पेन नहीं है, पेन की बजाय मैं स्प्रिंग पकड़ लेता हूँ, स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, वो भी सॉलिड बॉडी ही है, लेकिन आप उतनी ही फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग पे, उस पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में इम्पैक्ट की भी एक बात है कि अगर आपको इम्पैक्ट नज़र आए, दैट्स वाई जो है आप देखते हैं कि वहाँ पे वर्क डन हुआ है। अच्छा, और एक आखिरी बात यह है कि हम जितनी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप जब मैट्रिक लेवल पे थे तो बिल्कुल आइडियल केसेस स्टडी करते थे, एफएससी लेवल में आइडियल केसेस ही स्टडी करते थे, लेकिन साथ आप उसकी लिमिटेशन भी देखना शुरू हो गए। अगले लेवल पे आगे आप कुछ रियल केसेस भी देखना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये इतनी ब्रॉड फील्ड है, फ़िज़िक्स की फील्ड आप कह लें, कि रिसर्च में पीएचडी में भी चले जाते हैं, पीएचडी हो जाती है, पोस्ट डॉक्स भी आप कर लेते हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ एक हिस्सा ही जान पाते हैं इसका, ठीक है। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करें, ठीक है, और अपनी फील्ड आप नैरो करें। अगर आप ग्रैस्प करेंगे ना मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप इतने हर फन मौला नहीं होते कि आप तमाम सब्जेक्ट्स पे कमांड हासिल कर लें। हाँ, ये है कि जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो गेन करें। जी, एनी फर्दर क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू।